गुड मॉर्निंग। कल हमने वृद्धि संधि से पहले के टॉपिक दीर्घ संधि एवं गुण संधि को पढ़ा और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। वृद्धि संधि, इसकी परिभाषा की बात करें तो इन शब्दों में नियम को हमने लिया है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए अथवा आ में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए, आई, ओ, औ में से कोई एक हो तो वहाँ विकार स्वरूप वहाँ पर वृद्धादेश होता है और वृद्धादेश में दो वर्ण बनते हैं, आई और औ। ठीक है। अब इसमें इसकी कितनी दशाएं होती है तो इसकी टोटल ये दशाएं होती हैं जो कि 8 है। ए के बाद ए के बाद आई, आ के बाद ए, आ के बाद आई, और इन चारों कंडीशंस में ए आई बनता है। आई की मात्रा इस तरह से लगती है, दो मात्राएं लगती है आई की, और ए के बाद ओ, ए के बाद औ, आ के बाद ओ और आ के बाद औ। इन चारों कंडीशंस में औ बनेगा, औ की मात्रा इस तरह से लगती है। अब इसके हम उदाहरण लेते हैं कि पहला उदाहरण है पुत्र ऐसना। यदि आप देखिए यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होगा और यहाँ पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए होगा। ए में जब ए मिलता है तो क्या बनता है, आई बनता है। तो ये शब्द बन जाएगा आपका पुत्रैषणा। क्या बनेगा, पुत्रैषणा। शुद्ध बोलते हैं तो शुद्ध ही लिखा जाता है। जैसे अगला शब्द लेते हैं मत। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आई है और दोनों मिलकर आई बन जाएगा, यानी मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य। तीसरा शब्द लेते हैं वसुधा एव। वसुधा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है, दोनों मिलकर भी आई बनेगा। वसुधा ऐव शब्द बना वसुधैव, वसुधैव। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आई, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वरी। जल जमा ओक। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ है। ए में जब ओ आकर मिलता है तो औ बनता है और इससे शब्द बन जाएगा आपका जलौक। वन औषधि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण औ है और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा वनौषधि। एक एक उदाहरण लेकर हम सारी बातें समझ सकते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर आ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यहाँ पर ओ है। महा जमा ओजस्वी बराबर महो, मैं हो जस्वी। मात्रा बड़ी हो गई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। महा प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण औ, महा जमा औषधि और इससे बन जाएगा आपका शब्द महोषधि, महौषधि। कुछ उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे एक शब्द है प्रियसी, तो देखिए क्या विच्छेद होगा इसका। अब हम विच्छेद करके देखते हैं तो यहाँ से हमको संधि करना है, यानी आई की संधि किससे करनी है। अब इससे हम शब्द बना सकते हैं जैसे प्रिय, प्रिय जमा एशी। स्वैच्छिक, तो देखिए स्व जमा ऐच्छिक। अब देखिए स्वैच्छिक शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध अशुद्ध में भी हमको इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम स्व के आगे इच्छा शब्द जोड़ते हैं तो अब यहाँ पर जो संधि होगी जैसे ए और जमा ई और इससे बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। और जब ए बनता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो स्व इच्छा शब्द क्या बन जाएगा, स्वेच्छा। तो स्वेच्छा में एक मात्रा होती है, एक मात्रा लगती है ऊपर। और यदि इच्छा शब्द के अंदर हम इक प्रत्यय जोड़ देते हैं,
इक प्रत्यय जोड़ने पर यह शब्द हो जाता है ऐच्छिक, ऐच्छिक। और जब ऐच्छिक शब्द को हम इस स्वय में जोड़कर संधि करेंगे तो शब्द आपका बनेगा स्वैच्छिक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पर हो रही है वृद्धि संधि। अगला शब्द देखते हैं हम, पूर्वौपनिवेशिक। तो देखिए पूर्व, अब इसका विच्छेद करना है हमको वृद्धि संधि के हिसाब से, तो पूर्व जमा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। अगर हम इसको भी तोड़ते हैं तो देखिए किन किन शब्दों से मिलकर ये बना है। तो देखिए पूर्व जमा उपनिवेश, उपनिवेश जमा इक, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम इसमें इक को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इक को जोड़ेंगे। तो ये शब्द हो जाएगा जोड़ने पर औपनिवेशिक। अब ये एक प्रत्यय का नियम है। इक प्रत्यय को जोड़ने का जो नियम होता है वो इक प्रत्यय को इसमें जोड़ेंगे, यानी इक प्रत्यय जिस शब्द के अंदर जुड़ता है उसके अंतिम स्वर का लोप कर देता है और उसके प्रथम स्वर में वृद्धादेश कर देता है। तो ऊ का औ हो गया, औपनिवेशिक। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे पूर्व शब्द, तो इससे बनेगा पूर्वौपनिवेशिक। ये बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और यहाँ पर यदि पूर्व में उपनिवेश शब्द की ही केवल जोड़ा जाए, मैं हरे पेन से लिख देता हूँ इसको अंडरलाइन का, यदि यही शब्द जोड़ा जाए तो इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो पूर्वोपनिवेश होगा। अब शुद्ध अशुद्ध में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, यदि पूर्वोपनिवेश शब्द आता है तो उसमें हमें एक मात्रा मिलती है ये, और यदि पूर्वोपनिवेशिक शब्द आता है तो इसमें दो मात्राएं मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है महोदार्य। अब देखो महाशब्द के अंदर यदि आपने उदार शब्द जोड़ा तो क्या शब्द बनेगा? आ जमा उ बराबर ओ, शब्द बनेगा महोदार। और यदि महाशब्द के अंदर हम औदार्य शब्द जोड़ते हैं, औदार्य, तो शब्द बनेगा मैं हौदार्य। यहाँ पर गुण संधि हो रही है और यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। इस तरह से तुलनात्मक पढ़कर ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ठीक किया जा सकता है। हिंदी के अंदर शब्दों की कमी नहीं है, कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाता है, पर इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो औदार्य शब्द है इसका मूल शब्द उदार है, इसके अंदर यह प्रत्यय जुड़ा हुआ और यह प्रत्यय भी इक प्रत्यय की तरह ही इस तरह से वृद्धि कर देता है। वो हम प्रत्ययों के अंदर पढ़ेंगे, जब भी हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब दो शब्द हमने लिए हैं, दंतोष्ठ और अधरोष्ठ। क्या संधि होती है इसके अंदर? अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि है तो आपको आंसर क्या करना है? वृद्धि संधि के ये उदाहरण है। और संधि क्या हो रही है उसको देखते हैं। दो शब्द है, दंत जमा ओष्ठ। अब यहाँ पर ए के बाद में ओ जोड़ने पर औ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, शब्द दंतोष्ठ ही रह गया, मात्राएं दो नहीं लगी। इसलिए ये शब्द तो वृद्धि संधि का है, होनी तो वृद्धि चाहिए, बट आप इसमें गुण ही हो रहा है यहाँ पे। तो किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि। इसी तरह अधर, अधर जमा ओष्ठ से शब्द बनता है अधरोष्ठ। इस प्रकार मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आपको ये वृद्धि संधि पूरी तरह से समझ में, हर तरह के उदाहरण हमने लिए। अब आपको इसके प्रैक्टिस करने के लिए जो शब्द हैं वो और दे देता हूं।
फिर इसके बाद में हम अगली संधि पढ़ेंगे यण संधि। यदि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू।